नमस्कार। नमस्कार। मैं प्रोफेसर रमेश चंद्र गौड़, डीन एंड विभाग अध्यक्ष, कलानिधि विभाग, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र सिक की तरफ से आप सभी का डॉक्टर कपिलावास्यान प्रथम स्मारक व्याख्यान में आपका सभी का स्वागत करता हूं। ये हमारा बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज इस प्रथम स्मारक व्याख्यान को देने के लिए हमारे साथ बहुत ही विद्वान व्यक्ति प्रोफेसर सामडोंग रिम्पोछे उपस्थित हैं और इस स्मारक व्याख्यान की अध्यक्षता हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यास के अध्यक्ष श्री राम बहादुर राय जी कर रहे हैं। मैं दोनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि आज हमारे इस निवेदन को आपने स्वीकार किया और हमें इस कार्यक्रम को करने की एनकरेज किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं, डॉक्टर कपिलावास्यान जिनका की देहावन वर्ष 16 सितंबर 2020 को हुआ है और डॉक्टर कपिलावास्यान ऐसा व्यक्तित्व है जिसको कि आर्ट एंड कल्चर की फील्ड में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो अनभिज्ञ है। हम सभी जानते हैं कि डॉक्टर कपिलावास्यान जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की संस्थापक, सदस्य सचिव और ट्रस्टी रही और उन्होंने जिस ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडेशन रखी, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो उनका योगदान है भारतीय संस्कृति को, वो अमूल्य है, जो अविस्मरणीय है। और इसी में ध्यान में रख के हमारे अध्यक्ष महोदय और हमारे सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, हम सब लोगों ने ये डिसाइड किया कि जो हमारा प्रथम स्मारक व्याख्यान हो उसका और जो शीर्षक हो और जो व्यक्तित्व हो जो उसको डिलीवर करे, वो दोनों ही बहुत ही महत्वपूर्ण हो। और इसी श्रेणी में विषय जो हमने हमारे जो मुख्य वक्ता हैं उनके सहयोग से जो चुना, भारत की विश्व को सांस्कृतिक देन, तो उस विषय पर आज ये प्रथम स्मारक व्याख्यान होने जा रहा है। उससे पहले मैं थोड़ा सा डॉक्टर कपिलावास्यान के बारे में आप सभी को जो कुछ हमारी जो नई जनरेशन है, जो यंग आर्ट्स एंड स्कॉलर्स, उनको बताना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संस्थापक सदस्य सचिव के अलावा डॉक्टर कपिलावास्यान का भारतीय सांस्कृतिक फील्ड में बहुत ही अमूल्य योगदान है। वो इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की अध्यक्ष भी रही 1997 से 2001 तक, यूनेस्को कार्यकारी बोर्ड की सदस्य रही 2004 से 2009 तक, और राज्यसभा की नॉमिनेटेड मेंबर रही 2006 से 2012 तक। और उनके उत्कृष्ट योगदान को भारत सरकार ने कई अवार्ड से भी सुशोभित किया और गवर्नमेंट में काफी सारे पदों पे उन्होंने काम किया और एज ए स्कॉलर उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी और एक अपना उनका पर्सनल जो संग्रह था, जो उनकी अपनी पर्सनल लाइब्रेरी थी, वो उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भेंट स्वरूप दी, जिसमें करीब 11,000 पुस्तकें हैं, 3,000 पत्रिकाएं हैं। इसके अलावा उनके जो फोटोग्राफ्स, आर्टिफैक्ट्स, आर्ट ऑब्जेक्ट्स जो कि विभिन्न विषयों पर हैं, इतिहास, धर्म, समाज विज्ञान, मूर्ति विज्ञान, वास्तुकला, चित्रकला, संगीत, नृत्य और भी बहुत सारी जो विविध कलाएं हैं, ललित कलाएं, उनके ऊपर ये संग्रह हमारे पास है। जो सबसे महत्वपूर्ण इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के संदर्भ में और उनके कंट्रीब्यूशन के बारे में मैं बताना चाहूंगा कि उनका सबसे बड़ा योगदान भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को
कलेक्ट करने में, प्रिजर्व करने में और उसको डिसेमिनेट करने में बहुत ही अमूल्य योगदान रहा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय पांडुलिपि हमारे पास आज की डेट में भी करीब 1 करोड़ से ज़्यादा पांडुलिपि हैं। लेकिन अगर हम देखें ये सभी पांडुलिपियाँ स्कैटर्ड थी, जगह-जगह पे बिखरी हुई थी, कोई योजना नहीं थी और उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया कि उन्होंने जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनके संग्रहण के लिए एक बहुत ही अच्छी रूपरेखा तैयार की, एक कार्यक्रम तैयार किया और उसके अंतर्गत 1989 में ही इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने बहुत सारी जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनका माइक्रो फिल्मिंग, कैटलॉगिंग और बाद में डिजिटाइजेशन शुरू किया। और उसके बाद जो नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट की स्थापना हुई, वो भी उनका एक विजन था और उसी के अंतर्गत आज भारत में पांडुलिपियों को लेके एक बहुत ही व्यवस्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में कार्य हो रहा है, जिसमें करीब 47 लाख से ज्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स को आइडेंटिफाई किया जा चुका है, कैटलॉग किया जा चुका है और बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट कंजर्वेशन पार्टनर सेंटर और मैन्युस्क्रिप्ट रिसोर्स सेंटर के द्वारा इस कार्य को बहुत ही बखूबी रूप से किया जा रहा है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र की एक प्रांगण में ही करीब 6 लाख ऐसी पांडुलिपियां हैं जो जगह जगह से माइक्रोफिल्म और डिजिटाइज करके लाई गई हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कदम था भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को एक व्यवस्थित रूप में आगे रखने के लिए। एक जो दूसरा सबसे बड़ा कार्य उन्होंने किया कि उन्होंने ये समझा कि हमारे जो बहुत सारे एमिनेंट स्कॉलर्स होते हैं, जो हमारे बहुत सारे जो आर्टिस्ट होते हैं, वो एक पर्सनल लाइब्रेरी अपनी बनाते हैं और उनकी मृत्यु के बाद कई बार परिवार उसको संभाल पाता है, कई बार उस परिवार में कोई उसको यूज करने वाला नहीं होता है। तो उस श्रेणी में उन्होंने एक जो पर्सनल कलेक्शंस का एक जो संग्रह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के कलानिधि विभाग में शुरू किया, जो कि सुनीति कुमार चटर्जी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठाकुर जयदेव सिंह और बहुत सारे जो जेवी कृपलानी, कई तरह के जो कई नाम थे जिनके हिसाब से उन्होंने जो शुरुआत की और उस कार्य को हमारे जो माननीय अध्यक्ष महोदय श्री राम बहादुर राय जी ने बहुत ही आगे बढ़ाया है। पिछले करीब 2-2.5 साल के अंदर हमारे पास कम से कम 10 और उस संग्रहालय पर्सनल संग्रह हमने इकट्ठ किए हैं, जिसमें कि बहुत बड़े नाम है, प्रोफेसर नामवर सिंह हैं, देवेंद्र स्वरूप जी हैं, श्याम बेनेगल हैं, प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी हैं और भी कई सारे जो महत्वपूर्ण कलेक्शन हमें इस दौरान मिले। और उसी श्रेणी में डॉक्टर कपिला वाशिया ने भी अपना कलेक्शन हमें दिया और इन्हीं कलेक्शंस के अंतर्गत हम जो हमारे बहुत महत्वपूर्ण और बहुत महान स्कॉलर्स हैं, उनकी मेमोरी में हम लोग इस तरह के स्मारक व्याख्यान शुरू करते हैं। हमारा प्रोफेसर नामवर सिंह को लेके, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लेके, देवेंद्र स्वरूप जी को लेके ऑलरेडी हम लोगों ने कई सारे स्मारक व्याख्यान शुरू किए हुए हैं और ये एक और हमारा कदम है कि जिन स्कॉलर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, जो एक धरोहर को संजोया है, उसको हम आगे कैसे बढ़ा सकें। एक और उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा भारतीय सांस्कृतिक धरोहर को इकट्ठा करने में कि उन्होंने बहुत सारे जो आर्काइवल कलेक्शंस थे, बहुत सारे एमिनेंट फोटोग्राफर्स थे, म्यूजिक लवर्स थे, डांस, उनके भी कलेक्शंस को कल्चरल आर्काइव में इकट्ठा करना शुरू किया और आज उसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे पास करीब 45 ऐसे आर्काइवल कलेक्शंस कलानिधि विभाग में एकत्रित हैं, जिसमें कि अभी बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्टर मोहन को का डांस कलेक्शन हमारे पास अभी आया है। उससे पहले A.K. कुमारस्वामी कलेक्शन, राजा दीनदयाल फोटोग्राफिक कलेक्शन, लांसडेन कलेक्शन और बहुत सारे एमिनेंट पेंटर्स जैसे कि एलिजाबेथ ब्रूनर्स मदर एंड डॉटर, दोनों की पेंटिंग कलेक्शंस हमारे पास हैं। तो इन सभी योगदान जो कि एक सांस्कृतिक धरोहर को इकट्ठा करने में डॉक्टर कपिला वाशिया ने एक महत्वपूर्ण, क्योंकि लाइब्रेरीज, आर्काइव्स, ये जो हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, किसी भी देश की सभ्यता
किसी भी देश की विरासत और किसी भी देश की उन्नति का एक आईना होती है, और वो उन्होंने बखूबी और एक रूपरेखा तैयार की, और जिसको कि आज हमारे जो करंट लीडरशिप है उसको आगे बढ़ा रहा है। तो उस योगदान को, उनके जो महत्वपूर्ण योगदान को अ, एक छोटा-सा ट्रिब्यूट देते हुए हमने इस स्मारक व्याख्यान की आज शुरुआत की है। और मैं आपको कुछ ग्लिम्पसेस दिखाऊँगा कि उन्होंने जब पर्सनल कलेक्शन को हमारे अ, डोनेट किया था, तो वो कितनी खुश थीं और कितने ही उनको लगा कि अब मेरा ये जो पर्सनल कलेक्शन है आने वाली पीढ़ी को एक नई दिशा देगा। और ये सारा जो हमारे कलानिधि विभाग में सुजोषित पर्सनल कलेक्शन है, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें हैं, बहुत ही रेयर बुक्स हैं, बहुत ही रेयर कलेक्शंस हैं। तो ये कुछ ग्लिम्पसेस उनके जो कलेक्शन के देने के दौरान जो हमने इनॉग्रल फंक्शन किया था, उस दौरान ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं। तो आज इस स्मारक व्याख्यान की शुरुआत करने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं बहुत ही इंटरनेशनली नोन स्कॉलर प्रोफेसर सोमदोम रिम्पोचे, जो एक बहुत ही प्रतिष्ठित विद्वान हैं, शिक्षक हैं, दार्शनिक हैं। वे अहिंसा और शांतिपूर्ण प्रतिरोध के जीवन भर प्रचारक रहे हैं। केंद्रीय तिब्बती प्रशासन धर्मशाला के कैबिनेट के अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने 1970 में भारत स्थित तिब्बत के विश्वविद्यालय से बौद्ध विद्या की उपाधि प्राप्त की है। 1970 से 1988 तक वे केंद्रीय तिब्बती उच्च शिक्षा संस्थान के प्रधानाचार्य एवं 1988 से मान्य विश्वविद्यालय होने पर 2001 तक वे निदेशक के रूप में कार्यरत रहे। 1999 से 2000 तक वो भारतीय विश्वविद्यालय संघ के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 2013 में उन्हें मध्य प्रदेश के भारतीय ज्ञान व बौद्ध अध्ययन विश्वविद्यालय के कुलाधिपति नामित किया गया है। उन्हें बौद्ध धर्म और दर्शन के प्रमुख तिब्बती विद्वान माना जाता है तथा उन्हें महात्मा गांधी जी की शिक्षाओं पर भी एक समान पारदर्शिता है। देश विदेश के अनेक संस्थाओं के सलाहकार आदि भी रह चुके हैं। प्रोफेसर रिम्पोचे दुनिया के बहुत कम बौद्ध विद्वानों में से एक हैं जिन्हें बौद्ध दर्शन की इस प्रकार गहराई से अनुभव तथा स्पष्टता का ज्ञान है। तो हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, हम उनका स्वागत करते हैं। और उतने ही महत्वपूर्ण व्यक्ति आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री राम बहादुर राय, जो एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और बहुत सारे महत्वपूर्ण अखबारों से वो जुड़े हुए हैं। जनसत्ता के वो न्यूज एडिटर हैं और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें लिखी हैं। उनकी कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बायोग्राफी जो बहुत लोगों ने सराहा है। उनके कार्य को, उनकी कार्यशैली को, वो हमेशा हमारे एक मार्गदर्शक हैं और हमेशा हमें इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के न्यास के अध्यक्ष के रूप में उनका पूरा सहयोग और समर्थन और मार्गदर्शन हमें मिलता रहा है। वो बहुत ही एकेडमिक और स्कॉलरली व्यक्तित्व के धनी हैं। हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि वो हमारे बीच हैं और इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत ही हार्दिक स्वागत करता हूं इस प्रथम स्मारक व्याख्यान में। और मैं अब निवेदन करूंगा हमारे आज के इस स्मारक व्याख्यान के मुख्य वक्ता प्रोफेसर सोमदोम रिम्पोचे से कि वो अपना स्मारक व्याख्यान हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर रिम्पोचे। धन्यवाद। परम आदरणीय अध्यक्ष जी महोदय श्री राम बहादुर राय जी, प्रोफेसर गौर और सभी संबंधित अधिकारीगण, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि कपिला जी की प्रथम स्मारक व्याख्यान में भाग लेने का अवसर आप लोगों ने प्रदान किया। जिस विषय आज के लिए रखा गया है उसको मैं ठीक ढंग से संपादित कर पाऊंगा ऐसा मैं नहीं समझता हूँ। मैं सांस्कृतिक के विद्यार्थी नहीं हूँ, फिर भी कपिला जी के साथ बहुत लंबे समय से सहयोगी रहने के कारण भावनात्मक रूप से हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए थे।
तो इसलिए एक भावुकता में इस व्याख्यान को देने के लिए जो सदस्य सचिव ने मुझे दूरभाष से कहा था तो हमने स्वीकार कर लिया। ये विषय बहुत विशाल और गंभीर है, जिसको प्रतिपादित करने में मुझे ऐसा लगता है कि सरल नहीं है, संभव नहीं है। सर्वप्रथम कपिला जी के विषय में प्रोफेसर गौर ने विस्तार से बता चुके हैं, मैं उसको पुनरावृत्ति नहीं करूंगा, परंतु उनके प्रति श्रद्धा सुमन इस उनके जन्मदिन के अवसर पर आज का दिवस भी बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। कपिला जी की जन्मदिन, उनके अतिरिक्त अन्य महानुभावों के जन्मदिन और ईसा मसीह की भी जन्मदिन के रूप में संपूर्ण विश्व में मनाया जाता है। तो इस पुण्यतिथि के अवसर पर सबको साधुवाद देता हूँ। भारतीय विश्व को भारतीय संस्कृति के देन, ये आज का विषय के रूप में रखा गया है। तो इस विषय को समझने के लिए पहले भारत क्या है और विश्व क्या है, संस्कृति क्या है और इसका देन कैसा हुआ, तो इस सारे विषय में थोड़ा विचार करने की आवश्यकता पड़ेगा। भारत एक भूखंड का नाम रहा है। ये भूखंड अपने उत्तर की और हिमालयन पर्वतों की पर्वतों की गोद में बसा हुआ जैसा है। उनकी केंद्र बिंदु में माउंट कैलाश और मानसरोवर बसे हुए हैं। बहुत हिंदू और अन्य धर्मावलंबी इसको बहुत पवित्र स्थल मानते हैं और अन्य तीनों जो दिशा है महासागर से घिरे हुए हैं। तो इस भूखंड को प्राचीन साहित्यों में जम्बूद्वीप के नाम से भी पुकारा गया है और बहुत साहित्यों में अधिकांशतः आर्यावर्त के नाम से पुकारा गया है। आर्यावर्त वह स्थान है जहां पर परम सत्य को, परमात्म सत्य को साक्षात करने वाले लोगों की निवास, ये पारिभाषिक शब्द का अर्थ यही है। पश्चात विद्वानों के माध्यम से जो आज प्रचलित इतिहास है उसमें आर्यन को एक विशेष जात के रूप में माना जाता है, लेकिन प्राचीन भारतीय पारिभाषिक शब्दों में आर्य पुर्तगाल या आर्य व्यक्ति उस व्यक्ति को संबोधित करते हैं जिसने परमात्म सत्य को साक्षात किया हो। जो जब तक परमात्म सत्य को साक्षात नहीं कर पाते हैं उस व्यक्ति को कहा जाता है पृथक ज्ञान। पृथक ज्ञान आर्य पुर्तगाल, आर्य ज्ञान। ऐसे आर्य ज्ञानों से जो मुक्त प्राप्त है, परम सत्य को साक्षात कर किया हुआ है, ऐसे लोगों की बसेरा होने के नाते इस देश को आर्यावर्त कहा गया है। आर्यावर्त की संस्कृति के अत्यंत प्राचीन है। मेरे ख्याल से संपूर्ण विश्व की संस्कृति के इतिहास में भारतीय संस्कृति से पूर्व या उससे पहले कोई संस्कृति या सभ्यता विकसित हुआ हो, ऐसा कहीं परिलक्षित नहीं होता है। तो अत्यंत प्राचीन देश और अत्यंत
प्राचीनतम संस्कृति, उनकी उद्गम के स्थल यह आर्यावर्त भारतवर्ष रहा है। भारतवर्ष की परंपरा में सांस्कृतिक का एक विशेष अर्थ है। आजकल साधारण लोग सांस्कृतिक के शब्द को अंग्रेज में जो कल्चरल कहते हैं उसके अनुवाद के रूप में या उसके पर्यायवाची के रूप में मानते हैं। लोग सुविधा के लिए जब कल्चर का अनुवाद करते हैं तो सांस्कृतिक शब्द का प्रयोग करना गलत तो नहीं कहा जा सकता है, परंतु अनेक संदर्भ में ये जैसा कल्चर का शब्द की प्रयोग होता है उस तरह से सांस्कृतिक शब्द प्रयोग नहीं हो सकता है। कल्चर एक लंबे समय से प्रचलित लोगों की रीति रिवाज या आदतें, उन सबको कल्चर कह देते हैं। कल्चर का एक विशेष परिभाषा करना कठिन है, क्योंकि अंग्रेज बोलचाल में कल्चर ऑफ वार, कल्चर ऑफ वायलेंस, जो हमारी दृष्टि से विकृत है, कुसंस्कृत है, संस्कृत नहीं है, उसको भी कल्चर के शब्द से कहा जाते हैं। तो इस माने में संस्कृति के अर्थ जैसा हम कल्चर की अर्थ में लेते हैं उसकी पर्यायवाची के रूप में लेना सही नहीं होगा। सांस्कृतिक का जो सही अर्थ है वो प्रकृति से एक प्रकार से संशोधित होकर के जो प्रकृति की अवस्था है उसको परिमार्जन करने के बाद वो अपने संपूर्ण गुण जो प्रकृति में है मानव के चित्त में, उसको साधना के द्वारा, अध्ययन के द्वारा, चिंतन के द्वारा परिमार्जन करके मानव चित्त को एक पवित्र रूप में परिष्कृत किया जाता है, उसको सांस्कृतिक कहते हैं। सांस्कृतिक जो है वो मूल रूप से एक मनस्थित है, चित्त की एक परिस्थिति है, जो कला है, कलाकृतियां हैं या उसके अतिरिक्त बहुत चीज आजकल मुख्य रूप से सांस्कृतिक रूप में जाना जाता है, मानते हैं, वो सांस्कृतिक का अभिव्यक्त है। संस्कृत की जो मूल रूप से चित्त भूमि में संस्कार संस्कृत हो जाते हैं, उससे जो अभिव्यक्त होता है वो कला के रूप में, नृत्य के रूप में, भजन के रूप में, वो सब जो बाह्य जितना भी कलाकृतियां हैं वो संस्कृत की एक अभिव्यक्ति के रूप में आया जाता है। डॉक्टर नारायण देव ने कहा है कि सांस्कृतिक चित्त भूमि की कृषि है। चित्त भूमि की कृषि माने जो प्राकृतिक रूप में चित्त की अवस्था जो हम जन्मजात प्राप्त होता है उसमें सभी गुणों की बीज रहता है, सभी गुण उसमें विद्यमान है, लेकिन उस गुण को परिलक्षित करने के लिए संशोधन की, परिमार्जन की, चिंतन की और भावना की आवश्यकता पड़ते हैं। तो उसके माध्यम से मनुष्य की चित्त या व्यक्ति का चित्त, मनुष्य का जो भी व्यक्ति का चित्त निर्मल होता है, राग द्वेष से मुक्त होता है, निर्मल होता है, तो वो चित्त जो है सांस्कृतिक के रूप में
जैसा चित्त भूमि की कृषि है, आचार्य नारायण देव की जो कथन है, चित्त भूमि को अच्छे तरह से कृषि के कार्य किया जाए तो वो एक सांस्कृतिक रूप में परिणित होता है। अगर वो सांस्कृतिक रूप में परिणित नहीं होता है तो फिर वो अन्य जो नकारात्मक चीजों से उसका युक्त हो जाए तो वो विकृत होता है। जो मूल रूप से प्रकृति में जो गुण दोष विद्यमान है हमारा मनस्थिति में, चित्त भूमि में, उसको परिमार्जन के माध्यम से सुव्यवस्थित या उनके सारे गुणों को अभिव्यक्त लायक जो हो जाता है, जो गुण प्रकृति में नहीं है उसको बाहर से लेकर के तो नहीं जाया जा सकता है। प्रकृति के रूप में जो गुण विद्यमान है उसको सांस्कृतिक के माध्यम से वो एक अभिव्यक्त के स्तर में ला जा सकते हैं, तो इसको सांस्कृतिक कहते हैं। चित्त भूमि शुद्धता प्राप्त हो और उस शुद्धता के माध्यम से जो कार्य संपादन होता है वो सांस्कृतिक की अभिव्यक्त होता है, जिसमें कला है, नृत्य है, कवि हैं, जो कुछ काया वाक्य चित्त की विभिन्न प्रकार की जो अभिव्यक्त होता है वो सब आज तक मूल रूप से संस्कृति कहते हैं, तो वो एक संस्कृति की जो परिभाषा के रूप में स्थूल रूप से समझा जा सकता है। भारतीय संस्कृति को संपूर्ण रूप से विकसित करने में विभिन्न धर्म और दर्शन की परंपराएं हैं। मुख्य रूप से षट दर्शन प्रसिद्ध हैं। षट दर्शन के अतिरिक्त और भी बहुत सा दार्शनिक परंपराएं रहे हैं और धार्मिक परंपराएं रहे हैं। वो सब भारतीय संस्कृति को एक संपूर्ण रूप में विकसित और अभिव्यक्त करने में इन सब का योगदान रहा है। तो इसलिए भारतीय संस्कृति की जो विशेषता समझने के लिए एक सामान्य दार्शनिक के पृष्ठभूमि को हमें अवलोकन करना होगा। दर्शन मात्र, जो अंग्रेजी में फिलॉसफी कहते हैं, फिलॉसफी और दर्शन ये शब्द दोनों भी पर्यायवाची शब्द नहीं कहा जा सकता है। आजकल अनुवाद के लिए ये उपयुक्त होता तो है, लेकिन वो सही माने में फिलॉसफी का शब्द है। वो दर्शन के सारे अर्थ को अभिव्यक्त करने में सक्षम नहीं है। दर्शन तत्व की यथास्थिति को जांचने के कार्य को, जांच करके देखने के कार्य को दर्शन कहलाते हैं। यथास्थित जो चीज अवस्थित है उसको यथावत कैसा है ये खोज करना, ये दर्शन का काम है। भारतीय दर्शन का कम से कम यही कार्य है। साधारणतः हर व्यक्तियों की जो चित्त भूमि है या वो अपने ज्ञानों से जिन विषयों को धारण करता है वह जैसा देखते हैं वैसा यथार्थ में वो वैसा ही है, ये आवश्यक नहीं है। जो आभास होता है वो एक ही दूसरी चीज होता है। जो यथास्थित है उसकी सही, उसका जैसा है वैसा
देखना, वो एक दूसरी चीज होता है। इसलिए भारतीय दर्शन की परंपरा में सत्य द्वे, दो सत्य की व्यवस्था का विचार इसलिए आया कि जैसा हम देखते हैं, जैसा हम सुनते हैं, जैसा हम सोचते हैं, वैसा एक सत्य है। उसको बौद्ध पारिभाषिक शब्द में संवृत सत्य कहते हैं। हम सरलता के लिए व्यवहारिक सत्य कह सकते हैं। और उससे परे जाकर के जो वस्तुओं की यथास्थिति है उसको परमार्थ सत्य कहलाते हैं। परमार्थ सत्य मात्र सही मायने में सत्य है, परंतु लोक व्यवहार में, दैनिक जीवन में जो हम देखते हैं, सुनते हैं, उपयोग करते हैं, वो भी नितांत असत्य है तो नहीं कहा जा सकता है। दर्शनी की दृष्टि से एक सत्य बाकी सब मिथ्या के रूप में कहते हैं, लेकिन मिथ्या में भी एक सत्य और एक असत्य दो चीज होता है। जैसा हम अपने शक्ल का प्रतिबिंब है, वो व्यवहारिक सत्य में भी मिथ्या है, और शक्ल है वो व्यवहारिक सत्य में सत्य है। लेकिन परमार्थ में जैसा हम शक्ल दिखाई दे रहे हैं वो वैसा ही अवस्थित है या नहीं है, ये देखें तो इसमें अंततः जो हमारे मुक्ति नहीं प्राप्त हुए लोगों की मन के सामने जो कुछ आभासित हो रहा है, वह जैसा सपने में हर चीज आभास होता है उसी तरह से जब तक हम सपने जगत में हैं, निंद्रा में हैं, हमको सपना देख रहे हैं, तो सपना की एक एक घटना, एक एक वस्तु वो सही दिखाई देते हैं। सपने में ये कभी आपको आभास नहीं होगा कि मैं सपना दिख रहा हूँ, जो मैं दिख रहा हूँ ये सत्य नहीं है। लेकिन वो जागृत अवस्था में सपना का स्मरण होता है, तो सपना में जो कुछ देखते हैं वो जागृत अवस्था में वह मिथ्या हो जाता है। उसी तरह से हम इसमें इस समय जागृत अवस्था में हमारा मन अविद्या से ढके हुए हैं, अविद्या की निद्रा में है। जब तक हम अविद्या की निद्रा से नहीं जागेंगे तब तक जितना भी व्यवहारिक सत्य है वो भी सत्य जगह दिखाई देते हैं। वो एक सत्य है भी है, एक माने में व्यवहारिक सत्य है। लेकिन हम जब इस अविद्या की निद्रा से, अज्ञान की निद्रा से जब जागेंगे, यथार्थ को साक्षात दर्शन करेंगे, तो ये सारी चीज जैसा हम नींद से जागने में सपनों की चीजों को मिथ्या दिखाई देते हैं, उस तरह से ये सब मिथ्या दिखाई देने लगेंगे। तो इस क्रम से विषय और विषयी, मन और बाह्य वस्तु, ये दोनों की जो अवस्थित हैं, ये दोनों की अपने अपने अस्तित्व हैं। वो कौन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन ज्यादा सत्य के निकट है, कौन ज्यादा मिथ्या है, ये संपूर्ण दार्शनिक जगत की एक विचारणीय विषय बनते हैं। तो इसलिए जो बाह्य वस्तु को ज्यादा महत्व देने वालों को वस्तुवादी कहलाते हैं, और मन की अवस्थिति को ज्यादा महत्व देते हैं। मन के माध्यम से बाह्य वस्तुओं को एक प्रकार से सृजन होता है, वो मानने वालों को विज्ञानवादी कहलाते हैं। आजकल जो प्रचलित शब्द में मैटेरियलिस्टिक या आइडियलिस्टिक,
ये बहुत सही शब्द नहीं है, लेकिन प्रचलित इसको बहुत लोग चलाते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति की जो मूल अवधारणा है, वो मूल अवधारणा ये है कि जो लोग व्यवहार के सत्य हैं, व्यवहारिक सत्य हैं, उसमें एक समता की और समग्रता की जो विविध हमको दिखाई दे रहे हैं, इन सारे विविधों की जो मूल स्रोत है, मूल तथ्य है, वो विविध नहीं है, वो विविध से परे है। हम कहने के लिए बहुत सा ये शब्द प्रयोग करते हैं, विविधता में एकता। एकता का शब्द जो है वो बहुत उपयुक्त शब्द नहीं है, क्योंकि हम जिस संस्कृति की ओर देखने की प्रयास कर रहे हैं, वहां पर 1, 2, 3 की विकल्प होता नहीं है। इसलिए दार्शनिक शब्दों में भी अद्वैत, द्वैत को निषेध करना, ये द्वैत को निषेध करना एक को सिद्ध करने की बात नहीं है। मनुष्य की जो काल्पनिक चिंतन है, मनुष्य के मन को अगर हम 2 वर्ग में विभाजन करें, एक तो प्रत्यक्ष इंद्रिय ज्ञान, चक्षु विज्ञान रूप को देखते हैं, कान विज्ञान शब्द को सुनते हैं, वो विषय के साथ सीधे साक्षात रूप से जोड़ते हैं। जब वो शब्द सुन लेते हैं या रूप देख लेते हैं, उसके बाद उसकी एक प्रतिबिंब आंतरिक विकल्प के अंदर चले जाते हैं, तो वो वस्तु सत्य को छोड़ करके एक परिकल्पित सत्य के साथ फिर वो विश्लेषण करते हैं, अच्छा है, बुरा है, इत्यादि। तो उस जगत में फिर यथास्थित से जुड़े हुए नहीं होता है। तो इसलिए उस काल्पनिक जो मानसिकता है, उसमें विकल्प के अलावा विकल्प की अस्तित्व में पहुंच नहीं पाते हैं। तो इसलिए सारे विविधताएं, सारे विकल्प इसमें आ जाते हैं। तो इसलिए इन सब विकल्पों की बाहर जाना, इसकी बंधन से छूटना एक दूसरा विकल्प के रूप में नहीं लिया जा सकता। तो इसलिए चाहे वेदांत हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, अंततः ये अद्वैत या शून्य की ओर जाता है। अद्वैत और शून्य को जाता है। यही जो यथास्थित है, परमार्थ है, इसके ऊपर जो कुछ सांस्कृतिक निर्माण होंगे, इस चित्त भूमि से जो कुछ सांस्कृतिक निर्माण होंगे, वह सकारात्मक होंगे, हमेशा वो सकारात्मक रहेंगे। और उस सकारात्मक के रूप में विविधता दिखते हुए भी वो सारे विविधताओं में टकराव नहीं होंगे, संघर्ष नहीं होंगे, उसमें एक व्यापकता की, एक समरसता की और एक सहिष्णुता की, से अस्तित्व की जो मूल सिद्धांत निकलते हैं, वह जहां पर विविधताएं एक गुण के रूप में देखें और उस विविधता की सारे जो मूल अर्थ हैं वह
अद्वैत के रूप में और संभावना के रूप में ये देखना, ये संस्कृति की जो मूल स्रोत है। डॉक्टर भगवान दास ने एक विशाल ग्रंथ रचना किया है, द एसेंशियल oneness of मैट्रिक याद नहीं आ रहा है, essential oneness of the all religion, something like that। सारे धर्मों का जो मूल है वो उसमें कोई विविधताएं नहीं है। तो ये भारतीय संस्कृति की मूल अवधारणा में जो अविविधता की परिकल्पना है, या अविविधता की परिकल्पना नहीं कहना कह सकते हैं, सत्य है। अविविधता की जो यथार्थ है, उस यथार्थ के आधार पर जो कुछ संस्कृति के संरचना जो बनेगी और उससे सारे कुशलता की संभावनाएं और सकारात्मक की संभावनाएं, हिंसा रहित की संभावनाएं, से अस्तित्व की संभावनाएं सब बने रहते हैं। लोक कथा में या इतिहास में भी कहा जाता है कि गणित में जो शून्य है वह भारत की योगदान संपूर्ण विश्व को दिया गया है, ऐसा कहते हैं। तो वो भी ठीक है, ऐसा हुआ होगा, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण भारत की दर्शन की योगदान संपूर्ण विश्व की दार्शनिक परंपराओं में ये सिद्धांत जो कोई भी वस्तु अपने स्वभाव से शून्य है, अपने स्वभाव की अस्तित्व नहीं है, जो स्वभाव शून्यता, सत्यता की शून्यता, ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत परमार्थ की ओर इंगित करता है। परमार्थ शब्द अतीत है जिसको शब्दों के माध्यम से परिभाषित नहीं किया जा सकता है, और वहां पर सारे विविधताओं का, सारे टकरावों का, संघर्षों का, ये सारे जो अव्यवस्था होता है, वो सारे अव्यवस्था अपने आप समाप्त हो जाते हैं। ये जो हम जिस सीमा में बंधे हैं, जिस सीमा में बंधे हैं, उस सीमा को देखने की जो दृष्टि है वो शब्दावलों से भारतीय दर्शनों में आते हैं। शून्यता की दर्शन, आत्मा की दर्शन या निरात्मा के दर्शन। ऐसा आत्मा के दर्शन और निरात्मा के दर्शन, ऐसा देखने में शब्द एकदम एक दूसरे के विपरीत लगता है, लेकिन उनका मूल अर्थ एक ही है। जैसा हम इस समय स्व को देख रहे हैं, इस समय जिस बिंदु पर अहम की भाव होता है वह स्व नहीं है। स्व की परिस्थिति उससे कुछ और है। जो अभी जो हम जिस वस्तु को अहम या स्व या आत्मा मानते हैं वो सही मायने में नहीं है। निरात्मावादी भी यही कहते हैं कि जो अभी अपने स्व धारणा है वो मिथ्या है। आत्मावादी भी यही कहते हैं कि जो आत्मा के अवधारणा इस समय है वो मिथ्या है। वो दोनों से परे जाकर के कुछ होगा। परे जाकर के जब स्व को देखेंगे तो जिसको गांधी जी ने एक बहुत अच्छा शब्दावली दिया है, स्वराज। स्वराज का अर्थ ये है कि स्व को पहचानो। जब तक पहचानेंगे नहीं, उस पर
कार्य करना, राज करना संभव नहीं है। स्व को पहचाना, तो इसलिए समस्त भारतीय दर्शनों में अंततः जो व्यक्ति है, व्यक्ति किस अवस्था में अवस्थित है और उस व्यक्ति के साथ अन्य व्यक्तियों का संबंध किस आधार पर बनते हैं, और उस संबंध में कितना सत्य होगा, कितना मिथ्या होगा, कहाँ कहाँ पर सत्य होगा, कहाँ कहाँ पर मिथ्या होगा, इन सब की विश्लेषण या परिभाषा भारतीय दर्शन में मिलता है। इन दर्शनों के आधार पर भारतीय संस्कृति की निर्माण होता है, और इस भारतीय संस्कृति की निर्माण जो हुआ है उसमें कितना पवित्रता, कितना परमार्थ की और संकेत करने वाले चीज, जो जिस भी संस्कृति की वस्तु में, अभिव्यक्ति की वस्तु में जो परिलक्षित है, उसको हम देखने से, सुनने से या प्रयोग करने से मन की प्रकृति की अवस्था से सांस्कृतिक की अवस्था में किस प्रकार से हम अग्रसर कर सकते हैं और किस प्रकार से जा सकते हैं, और किस प्रकार से विकृत से हम अपने को सुरक्षित कर सकते हैं, ये सब उसमें से आते हैं। तो इसलिए जो दो सत्य की व्यवस्था जो है भारतीय संस्कृति की मूल है, और भारतीय संस्कृति मूल इस जो दो सत्य की अवस्था को समझने से एक तो वस्तु और मन में मन की प्रधानता, चित्त की प्रधानता समझ में आएंगे, और दूसरा चित्त की स्वभाव से जितना भी उसमें निहित गुणों का विकास किया जा सकता है, उस विकासकरण की प्रक्रिया, ये दोनों देखें तो उसमें से केवल मैत्री, करुणा, क्षमा, अहिंसा, ये सब प्रकृति से संस्कृति के रूप में उदय होगा, और ये संस्कृति की मूल चित्त की अवस्था उदय होगा, तो वहां पर कोई हिंसा की संभावना, अव्यवस्था की संभावना और किसी भी प्रकार की अकुशल की कार्य होने की संभावनाओं को समाप्त किया जा सकता है, समाप्त हो जाता है अपना आप। अब इस समय विज्ञान की भी, साइंस की भी, आधुनिक साइंस की भी जो विकास निरंतर हो रहा है, लेकिन विनोबा जी ने कभी कहा था कि आधुनिक साइंस ठीक ढंग से विकास की और अग्रसर होता रहे तो इसकी विकास की चरम सीमा पर जब पहुंचेंगे तो आध्यात्मिक की ज्ञान की ओर इनका सम्मिलित हो जाएगा। मुझे ये समझने में शुरू में कठिन होता था, लेकिन आज जो परम पावन दलाई लामा जी ने गत 20-25 वर्षों से या 30 वर्षों से वैज्ञानिक लोगों के साथ संवाद निरंतर चलाए हैं, उससे आज आधुनिक साइंस के जगत में भी कई नए प्रश्न, कई नए सोच उभर कर आ रही हैं। तो ऐसा लगता है कि विनोबा जी के कथन कभी सही हो सकता है, ऐसा मुझे इस समय प्रतीत हो रहा है। मात्र मैं इतना कहता हूं कि क्वांटम मैकेनिक्स की जो इस समय जो मान्यता है, उसमें विषय और विषय में विषय की प्रधानता लगभग
साइंस की दृष्टि से स्थापित पूरा हो चुके हैं। तो इससे इनका दिशा मालूम पड़ता है कि जो इनकी जिस प्रकार की खोज की और शोध की प्रक्रिया चल रही है, वो उस समय उस दिशा में जा सकते हैं, उस दिशा में उस स्थान पर पहुंच सकते हैं जहां पर विषय की प्रधानता कैसा होता है, विषय के माध्यम से विषय का कैसा स्थापित होता है, ये समय आ सकता है, ऐसा लगता है। लेकिन इसमें एक मूल भेद फिर भी रह जाता है, वह यह कि भारतीय संस्कृति की परंपरा में जो कुछ खोजबीन करता है, गवेषणा करता है, शोध करते हैं, तथ्य खोजते हैं, तो वो खोजी मन को विकसित करते हैं। चित्त की विकास असीमित है। असीमित विकासशील चित्त को विकसित करने के पश्चात फिर उस विकसित चित्त से विषय को देखने में फिर वो सत्य की दर्शन किस प्रकार से होता है, वो ज्यादा सटीक होता है। आधुनिक साइंस का खोज तो है, लेकिन वो खोजी चित्त को विकास करने की दिशा में उनका कोई जानकारी नहीं है। जो साधारण चित्त जो सांस्कृतिक अवस्था में नहीं आए हैं, की अवस्था में है, जो साधारण पृथक ज्ञान हम लोगों की जो चित्त की अवस्था है, इंद्रिय ज्ञान हो या मानसिक ज्ञान हो, उनकी जितना क्षमता है उसको वहां छोड़ करके बाह्य कुछ उपकरणों के माध्यम से, जैसा कोई रूपरेखा को देखना हो तो इस तरह से कोई शीशा वशा लगा करके उसको सूक्ष्म को थोड़ा स्थूल कर देते हैं। उसके अलावा अपने चक्षु विज्ञान को कितना विकसित करके बिना कोई उपकरण के सूक्ष्म चीज को देखने, सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की क्षमता प्राप्त किया जा सकता है, नहीं सकता है, उस दिशा में कोई तवज्जो नहीं है, उस दिशा में विचार किया नहीं है। जब तक अपने चित्त को प्रशिक्षित करके सांस्कृतिक रूप में नहीं लाएंगे, तब तक हम बाह्य वस्तुओं की आश्रित होकर के कोई चीज को खोजने की प्रयास जितना भी करें, व्यवहारिक सत्य तक हम जा सकते हैं। परमार्थ सत्य की खोज के लिए इस समय के हमारा चित्त जो है वो क्षमता नहीं है, पर्याप्त नहीं है। इस बात को भारतीय दार्शनिकों ने बहुत अच्छे ढंग से प्रस्तुत किया है। समझता हूं ये और निरपेक्ष शून्य की और चित्त की असीमित विकास की संभावना की ये जो अवधारणा है, ये भारतीय संस्कृति की विश्व को बहुत बड़ा देन रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। और इसको भविष्य में, इस देन को भविष्य में जो आधुनिक शोधकर्ता हैं, विशेष रूप से आधुनिक साइंस वाला है, वो लोगों को जात होगा। अगर उनको जात होगा तो उससे पुनः भविष्य में एक संपूर्ण विश्व में करुणा और अहिंसा के आधारित एक नए समाज की स्थापना होने की संभावना, उस संभावना को साकार करने में भारतीय संस्कृति मात्र ही उपयोगी होगा। उसके अतिरिक्त और कहीं से उसको साकार करने की क्षमता नहीं रखते हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। समय की मर्यादा है, मेरे समय पूरा हो गया है और मैं क्षमा प्रार्थी हूँ कि इस व्याख्यान के लिए अपने विचारों को
व्यवस्थित करके एक अच्छे ढंग से मैं प्रस्तुत नहीं कर पाया। फिर भी मुझे खुशी है, आनंद है कि कपिला जी के नाम पर आप सबके सामने कुछ बात करने की अवसर आपने प्रदान किया है, उसके लिए मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने बहुत ही खूबसूरत और सरल शब्दों में जो भारतीय संस्कृति को परिभाषित किया। आपने बताया कि भारतीय दर्शन ही भारतीय संस्कृति का मूल है और जीवन की जटिलताओं को हम किस तरीके से भारतीय दर्शन के द्वारा सत्य और असत्य और मिथ्या, ज्ञान, अज्ञान, इन सभी पहलुओं को हम किस तरीके डील कर सकते हैं। किस तरीके से आपने बताया कि भारत की जो सबसे बड़ी विश्व को सांस्कृतिक देन है कि करुणा अहिंसा के द्वारा हम किस तरीके से विश्व को एक सही दिशा दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही खूबसूरत और हमें अनुग्रहित किया बहुत ही खूबसूरत शब्दों से और बहुत ही ज्ञान की बातें बताई और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी दर्शकों सभी ने इसका बहुत ही अच्छी तरीके से उपयोग करेंगे और आगे आने वाले समय में भी हम इन सब आपके मार्गदर्शन जो आपने दिया है उसकी जरूर जो आज की जो आधुनिक साइंस में आपने कहा कि इस पर आगे कार्य होना चाहिए, मुझे विश्वास है कि जरूर लोग इसको आगे नोट करेंगे। अब मैं आमंत्रित करना चाहूँगा अपने आज के इस स्मारक व्याख्यान की अध्यक्षता कर रहे हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राम माधव राय जी, उनके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। आदरणीय प्रोफेसर सामदम रिम्पोचे जी, रमेश गौड़ जी और मित्रों, बहुत रिम्पोचे जी को सुनने का अवसर मिला है और हर बार मैं महसूस करता हूं कि उनसे हमने कुछ सीखा, समाज भी सीखता है और वे अक्सर बड़े पदों पर रहे हैं और इन दिनों अक्सर कहते हैं कि हम अब निजी जीवन या सन्यास का जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ने आपको कष्ट दिया, वैसे ही आपको रोज कोई न कोई कष्ट देता रहता है और आप जो सन्यास और अध्यात्म की तरफ जाना चाहते हैं उसमें आ जाती है। आज भी आपने जो हमें बताया, कपिला जी की स्मृति में जो आपने व्याख्यान दिया, तो उस व्याख्यान को अगर मैं ये कहूँ कि भारत की विश्व को जो सांस्कृतिक देन है वह विचार की देन है और उसमें एक संदेश है कि एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। तो अगर अहिंसा को दुनिया साध ले तो एक नई संस्कृति की संभावना बनती है। यही आपके व्याख्यान का सार मैं समझता हूँ। इस तरह से पूरी दुनिया को आप और स्वयं परम पावन दलाई लामा अहिंसा का एक संदेश दे रहे हैं, भारत में रह करके दे रहे हैं। भारतीय संस्कृति की देन को धीरे धीरे पहचानने का भी अब लोगों को की समझ आ रही है या समझ बन रही है। उसका कारण यह है कि लोग ये समझने लगे हैं कि एक समस्या हल करिए और दूसरी समस्या खड़ी हो जाती है। तो पूरी दुनिया के सामने एक होती है कि एक समस्याओं को एक एक करके हल करें या समस्याओं की जो जननी है उसको ही हल करें और सब हल हो जाए। तो सबसे जो पश्चिम अब भारत की ओर अगर देखेगा, पश्चिम अगर पूरब की तरफ देखेगा तो इस बात के लिए देखेगा
कि उसने जो अब तक कुछ 100 सालों में कोशिश की है उसे कोई सफलता नहीं मिली है, समस्याओं को हल करने में सफलता नहीं मिली है। और जब उसे सफलता नहीं मिली है तो वो उसको खोज भी है, उसको इस बात की जरूरत भी है कि आखिर वो कुंजी कौन सी है जिससे कि समस्याएं हल हो सके, और उस कुंजी को आपने आज बताया। हम सब आपके आभारी हैं। मैं यहीं अपनी बात पूरी करता हूँ। धन्यवाद सर। मैं अब इस कार्यक्रम के अंत में अपना धन्यवाद प्रस्ताव करते हुए मैं परम आदरणीय प्रोफेसर सामदोंग रिम्पोचे जी को धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार किया और आज इस प्रथम डॉक्टर कपिलावात्सन स्मारक व्याख्यान को डिलीवर किया और हम सभी को एक बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान, हमारा बहुत ज्ञानवर्धन किया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री राम बहादुर राय जी का, जिन्होंने कि हमारा निवेदन स्वीकार करके इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, अध्यक्षता की और हमें मार्गदर्शन दिया। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपने सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी का, जिन्होंने कि हमें प्रोफेसर रिम्पोचे से कनेक्ट किया। उनका निवेदन आपने स्वीकार किया और उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। मैं अपनी सारी टेक्निकल टीम डॉक्टर जसबीर सिंह और बाकी सभी लोगों को आईजीएनसी की तरफ से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हिमाचल के वाइस चांसलर प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री जी का और उनके सदस्य साथी मिस्टर संजय एंड बाकी लोगों का, जिन्होंने टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड की, जिससे कि हम प्रोफेसर रिम्पोचे का ये वर्चुअल मेमोरियल लेक्चर का ऑर्गेनाइजेशन कर पाए। मैं मिस्टर तेन सिंह और भी बाकी सदस्यों जिन्होंने हमें इस कार्यक्रम में, हमारे पब्लिकेशन डिपार्टमेंट और सभी सहयोगियों का जिन्होंने हमें सहयोग दिया और आज इस कार्यक्रम का हम आयोजन कर पाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरा आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यही कार्यक्रम खत्म करने की अनुमति चाहूँगा। नमस्कार।